हाय वरिस, वेलकम टू मनोज मास्टर क्लास। हम लोग की जो पिछली जो दो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग ने केमिस्ट्री के एबीसीडी मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में ये हमारी तीसरी क्लास होगी और इसके बाद और एक लेक्चर होगी। मतलब 4 क्लास के अंदर हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को टोटली पूरी तरह समझेंगे, जो कि केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इन चारों वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, आपकी पूरी केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट 100% क्लियर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग अब पीरियोडिक टेबल मैंने बोल चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल है वो टेबल जिसमें एटम्स को सजा के रखा हुआ है। इस हिसाब से एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है उस हिसाब से हम लोग ने प्रोटॉन को पीरियोडिक टेबल में सजा के रखा हुआ है। मतलब पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स है, कितने देख रहे हो आप? आज तक 118 टाइप्स ऑफ एटम्स है। तो जितने टाइप की आप एटम देख रहे हो, हर टाइप के एटम के अंदर जो प्रोटॉन की नंबर है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की नंबर है ना, वो अलग अलग होती है। और जैसे आप पहले दिख रहे हो, हाइड्रोजन दिख रहे हो ना, हाइड्रोजन दिख रहे हो, एक नंबर लिखी हुई है, वो बॉक्स के अंदर देखिएगा, बॉक्स के अंदर देखिएगा जो रोल नंबर लिखा हुआ है एक। मतलब हाइड्रोजन के एटम्स की न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उधर एक प्रोटॉन है। और जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन की चार्ज होती है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है नेगेटिव। अब जो भी चीज़ दुनिया में, जो भी चीज़ अगर उसके पास कुछ चार्ज हो, जो भी चीज़ अगर चार्ज हो ना, वो आपको बिजली की झटके देगा, शॉक देगा आपको, कोई भी चीज़। तो एटम्स के अंदर भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वो तो हम लोग को शॉक नहीं देता, क्योंकि एटम्स से बने हैं हम। ये चौक, ये भी एटम्स से बने। सब कुछ दुनिया में सब कुछ एटम्स से बने हुए हैं। तो शॉक तो नहीं देती। ये तो मैं छू रहा हूँ ना, मुझे तो शॉक नहीं लग रही है। और मैं आपको छू दूँ, वो भी शॉक, तो कोई शॉक की बात ही नहीं है ना। तो कैसे हुआ? आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एटम से बने हैं और एटम्स के अंदर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। किसी चीज़ में चार्ज हो तो वो तो शॉर्ट लगेगी, क्योंकि एटम्स के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव जितने नेगेटिव, उसको पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करता है, तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। अगर प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होगी, तो टोटल चार्ज 0। तो जितने भी एटम्स देख रहे हो, सारे एटमों में प्रोटॉन की नंबर जितनी है, इलेक्ट्रॉन की नंबर उतनी ही होगी। तो टोटल टोटल चार्ज हर एटम की कितनी? 0। तो हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब शॉर्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिकली। जैसे हम लोग की हर की ज़िंदगी में क्या होता है, खुशी भी होती है तो गम भी होती है ना। तो खुशियों को हम पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, गम को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो खुशी और गम इक्वल हो जाए तो ज़िंदगी मस्त है ना, न्यूट्रल, मतलब कुछ भी नहीं है। कैसे चल रही है? बिंदास चल रही है। तो गम भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, चल रही है। इसी तरह एटम्स का भी पॉजिटिव जितनी होती है, मतलब प्रोटॉन जितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, तो टोटल चार्ज 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम, जितने भी एटम हैं, सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। अब हम एटम्स के अंदर झाँकते हैं और देखते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। चलिए, अब आप देख रहे हो इधर। इसी बात को, इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम सोलर सिस्टम में जाते हैं। चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम में। इधर आप देख सकते हो सोलर सिस्टम, आपको मालूम है सोलर सिस्टम, सन सेंटर में है ना, सेंटर में सन होगी, तो उसके चारों तरफ, सन की चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये देखिए, देख रहे हो, अपने अपने रास्ते में घूम रहे हैं। वो अर्थ के रास्ते में जुपिटर नहीं आ रहा है, तो हर कोई अपने अपने रास्ते में ऐसे घूम रहा है। और इनको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, जो रास्ते हैं ना, इनको ऑर्बिट बोलते हैं। इसी तरफ इधर देख सकते हो आप, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। तो आप देखिएगा, ये हो गई न्यूक्लियस, इधर प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन भी होगी।
न्यूक्लियस, ये हो गई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इनके पास चार्ज नहीं होती। और ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक ही जगह पे एटम्स के अंदर छोटी सी जगह पे इकट्ठा ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं। कैसे? मैंने बोला था ना, दुनिया का सबसे सबसे मजबूत जो गम थी, हाइस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, उस फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है वो, तो इसीलिए उस फोर्स के लिए इन लोग चिपक के एक जगह पे टिके हुए हैं। इसको इन लोग को छुटाना मुश्किल है क्योंकि वो फोर्स है सबसे अच्छी फोर्स। ओके, तो ये टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कितनी होगी? क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास तो चार्ज है ही नहीं, अब है इधर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, तो न्यूक्लियस की चार्ज होगी पॉजिटिव। और इसके बाहर कुछ फिक्स रोड्स होते हैं, जैसे मैंने इधर दिखाया था आपको, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है जहाँ प्लैनेट्स घूमते हैं, इधर भी ऐसे ऑर्बिट्स है, इधर भी ये न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल रास्ते हैं, इन रास्तों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, इधर प्लैनेट्स जो घूमते हैं ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी इन रास्तों में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, गोल गोल चक्कर। अब देख रहे हो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, गोल गोल रास्तों में। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते हैं, लेकिन क्या बात है, मतलब किस हिसाब से घूमते हैं। इसी बात को समझने के लिए अब ये हो गई न्यूक्लियस, इधर प्रोटॉन्स है तो इधर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं। अब क्या है ना, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज। तो इसके बीच में ये पॉजिटिव चार्ज को, ये होल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गई नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने बोला था दो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। तो दूसरी वाली मजबूत वाली जो गम थी उससे ये चिपकी हुई है, उस रस्सी से बंधी हुई है, तो सेकेंड पावरफुल है। मतलब इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही है अपनी तरफ, इसको भी खींच रही है, इसको भी खींच रही है, लेकिन ये ज़्यादा पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो ये जो खींचा हुआ है ज़्यादा है, ये थोड़ी सी दूर में है, तो उस इधर भी खींच रही है, लेकिन इतनी जोर से नहीं, थोड़ी सी कम। मतलब जितनी दूर इलेक्ट्रॉन से रहेंगे उस खिंचाव कम होती जाएगी, ये ज़्यादा, ये उससे कम, या और कम, लेकिन खींच रही है। इसलिए एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एक जगह में नहीं रहते, इधर इन लोग एक्चुअली चारों तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींची हुई है, इसलिए वे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब देखो, अगर एक खंबे में एक बेल को अब बेल में, ये बेल की डायग्राम नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। एक बेल को अगर ऐसे बांध के रखोगे तो बेल तो जाना चाहेगी इधर उधर जाना चाहेगी ना, लेकिन क्या होता है, ये रस्सी से बंधी हुई है तो जा नहीं पाती है, अल्टीमेटली ये घूमती रहती है, उस खंबे के चारों तरफ ये घूमती रहेगी। एक्चुअली वो घूमना नहीं चाहती है, वो एक्चुअली जाना चाहती है, लेकिन रस्सी खींच रही है ना, तो वो अल्टीमेटली घूमती रहती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक्चुअली इधर उधर जाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये जो रस्सी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रस्सी है, उस रस्सी की वजह से वो एक्चुअली घूमती रहती है। वो जाना इधर चाहती है, लेकिन रस्सी खींचती है, तो अल्टीमेटली उसकी जो मोशन होती है ना, वो सर्कुलर हो जाती है। जानबूझ के सर्कुलर मोशन में नहीं आती, वो एक्चुअली इधर उधर जाना चाहता है, लेकिन इस रस्सी इसको खींच रही है ना, एक खिंचाव के लिए ये सर्कुलर मोशन में आती है। ये जितनी जोर से इसको खींचेगी, इसको उससे कम जोर से दूर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस न्यूक्लियस उसको और कम जोर से खींचेगी। ठीक है, और एक बात है, बोला था कि इस खंबे में मैंने एक बेल को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी खंबे में मैं और एक बेल को भी बांध के रखूँ, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर मैं 4 5 6 बेल को एक ही रस्सी से बांध के रखूँ, एक ही खंबे में बांध के रखूँ, तो क्या होगा,
ये खंभा तोड़ के ये बेल चली जाएगी ना। मतलब इस खंभे का भी एक लिमिट है, कितनी बेल को वो बांध के रख सकता है। इसी तरह इस न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रहते हैं, खींच के इन ऑर्बिट्स में इनको रखते हैं ना। तो एक लिमिट है, मतलब इधर ये न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगी उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उनको वो खींच के रख पाएगी, ऐसा नहीं है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के हिसाब से वो रख सकती है, उसके ज़्यादा भी नहीं, उसके कम भी नहीं। ठीक है, अब हम जाते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ये भी पीरियोडिक टेबल में एटॉम्स है, सभी एटॉम्स क्या है, न्यूट्रल है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितनी, नेगेटिव चार्ज उतनी, मतलब प्रोटॉन्स जितनी, इलेक्ट्रॉन्स उतने, है ना। तो टोटली न्यूट्रल है। जैसे हम लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ जितनी, गम जितनी उतनी, है ना। तो टोटल क्या होता है, बैलेंस। तो ज़िंदगी चलती रहेगी। ओके, अभी लेकिन जितनी ज़िंदगी चले या ना चले और गम और खुशियाँ इक्वल हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। खुशियाँ है, गम भी है, बैलेंस है, लाइफ बैलेंस है। एटम्स का भी वही है हाल। प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल चार्ज जीरो, बैलेंस, कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो, न्यूट्रल है। लेकिन एटम्स के पास भी पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो अमीर होना चाहता है। मैं गरीब हूँ सॉरी, हम लोग गरीब है, अमीर होना चाहते हैं, है ना। तो अब हम लोग की अमीर होने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेट अस सपोज कि मोदी जी ने एक कानून बना दिया, वैसे भी कानून बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी कानून नहीं बनाते हैं। ओके, उन्होंने एक कानून बना दिया कि अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं तो उनको एक ग्रेड का अमीर की सर्टिफिकेट मिलेगी, 10 करोड़ से। लेकिन 10 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं, 1 रुपया कम भी नहीं। 1 करोड़ जिसके पास है, 1 करोड़ एग्जैक्टली, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं होने से उनको बी ग्रेड की सर्टिफिकेट मिलेगी। 10 लाख होने से सी ग्रेड की, 1 लाख से डी ग्रेड की सर्टिफिकेट मिलेगी, अमीर की सर्टिफिकेट। और अमीर की सर्टिफिकेट मिलने से होगा क्या, उनको ढेर सारे सुविधाएं मिलेगी, अमीर की कैटेगरी में आ जाएगी वो, जो भी हो। तो हम लोग इन कैटेगरी में आना चाहेंगे, ठीक है, जितने भी है, जितने भी है। लेकिन एक बात तो मैंने बोलना भूल गया, जितने भी एटम्स है सभी मैंने बोला था न्यूट्रल है। अब जैसे भी हम जितने आदमी हैं, जितने भी इंसान हैं, सभी के पास दुख भी है, सुख भी है, बैलेंस है। लेकिन और सभी सभी लोग, करीबन सभी लोग गरीब है। इसमें कोई कोई लोग अमीर भी है ना, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। जैसे आपका लियोन मार्क्स, बिल गेट्स, अंबानी, अदानी, ऐसे लोग भी हैं उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उन लोग किसी से बात भी नहीं करेंगे, मतलब कोई लेन देन भी नहीं करेंगे, उन लोग उनसे खुश है उन लोग। ऐसे ही एटम्स का भी वही हाल है। उन लोग का भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन टोटल चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन उन लोग रिच नहीं है, अमीर नहीं है। और अमीर, लेकिन उन लोग का भी, जैसे हम लोग का अदानी है ना, उन लोग का भी अदानी लोग है, इलोन मार्क्स, अदानी, जैसे उन लोग का भी अमीर लोग है। और वो कौन है, अब देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में आप देख रहे हो, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में दिख रहे हो, ऊपर हीलियम 2 लिखी हुई है, देख रहे हो, नियॉन 10 लिखी हुई है। उसके बाद देखो आर्गोन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जितने हैं ना, इन लोग हैं एटम्स के अमीर लोग। और बाकी जितने भी एटम्स हैं, इनके सिवाय ये लास्ट जो लाइन है ऊपर से नीचे तक, ये इन लोग के सिवाय बाकी जितने भी दिख रहे हो, बाकी सारे गरीब है। और उन लोग जैसे, ये जो लास्ट दिख रहे हो, इन लोग जैसे बनना चाहते हैं, जैसे हम लोग बनना चाहते हैं, बिल गेट्स जैसे, अंबानी था, आपकी अदानी, टाटा, हम लोग बनना चाहते हैं ना। उसी तरह इन लोग की जितने भी एटम्स हैं, उन लोग भी उसी, ये जो लास्ट लाइन देख रहे हो, इन लोग की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आई कि बनेंगे कैसे। हम लोग के पास तो पैसे से हम गिनेंगे अमीर है या गरीब है, लेकिन एटम्स का तो पैसा नहीं होता है ना। तो एटम्स की गरीबी और अमीरी कैसे मापेंगे। तो जैसे हम लोग की मोदी जी ने जो रूल बनाई है अमीर होने की रूल है,
मतलब कोई इस कैटेगरी में आए तो वो अमीर है। इसी तरफ से जो एटॉम है ना, वो एक एटॉम रिच होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भी एक रूल बनाई गई है। वो बनाई थी बोर एंड बारे, दो साइंटिस्ट ने। तो वो क्या थी, इन जो आप देख रहे हो, मैंने बोला था न्यूक्लियस के बाहर रास्ते होते हैं गोल गोल, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। और इस पहले ये न्यूक्लियस के ये रास्ते को हम एक फर्स्ट सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इनको। एक नंबर रास्ता है ये। इसके बाद का ये 2 नंबर वाला रास्ता है न्यूक्लियस के बाहर, ये 3 नंबर वाला है, और भी होंगे। इन जिन रास्ते हैं इधर कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, पहले वाले जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इधर कितने, इधर कितने, इसका एक रूल बना दिया गया है। अगर कोई उस रूल को फॉलो करेगा तो वो अमीर होगा, अगर कोई नहीं करेगा तो वो अमीर नहीं है, मतलब स्टेबल। अब एटम्स के लिए हम अमीर नहीं बोलेंगे, उसको स्टेबल बोलेंगे। हम लोग इधर अमीर बोलते हैं और एटम्स के लिए स्टेबल। स्टेबल मतलब वो सेटल हो गया है, वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से कुछ भी नहीं करेगा, वो मतलब खुश है अपने में, पैसा भी है उसके पास। तो इधर अब ये जो रूल थी वो देख लीजिए, ये है ट्वाइस एन स्क्वायर, मतलब इन ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, उसकी रूल है ये। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर आप देखिए, अगर n इज इक्वल 1, मतलब ये जो पहली वाली जो रास्ते है ना, न्यूक्लियस के बगल में जो पहली वाली रास्ता है ना, इसको हम n इज इक्वल 1 कहते हैं, पहली वाली। तो इधर हम ये डाल के देखते हैं कि n की जगह में हम 1 डालेंगे, उधर स्क्वायर है स्क्वायर डालेंगे, तो ये हो गए 2। मतलब ये रास्ते में मैक्सिमम ज़्यादातर ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 2 है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर घूम नहीं पाएंगे, लेकिन कम घूमेंगे, मतलब एक हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा इधर डाल नहीं पाओगे। और 2 के लिए कैपेसिटी है इधर। अगर वो 2 है, 2 ही है, तो वो रिच होने के लिए एक स्टेप आगे हो गया, ठीक है, मतलब एक लेवल पार हो गया, वो रिच होने की कगार में है वो। लेकिन नहीं है, रिच होने के लिए आगे बढ़ रहा है। पहली कंडीशन फिलअप हो गई, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, हम सेकेंड वाले में हम डाल के देखते हैं। तो सेकेंड वाले में n इक्वल 2, ये सेकेंड वाला है, तो इधर हम फॉर्मूला डालेंगे, तो इधर हो जाएगी 8। मतलब ये सेकेंड वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 6 8 8 से एक भी ज़्यादा नहीं, लेकिन 8 से कम एक भी, इधर एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन मैक्सिमम 8 तक आप डाल सकते हो, कैपेसिटी 8 की है, उससे ज़्यादा सीट नहीं है इधर। तो अगर किसी के पास ये 8 ही है, मतलब मैक्सिमम लिमिट ही आप डाल रहे हो, है आपके पास, तो वो रिच है। इधर मैक्सिमम लिमिट 2 है, अगर हाँ डाल दिया, उसके बाद इधर 8 आपको रहनी है स्टेबल होने के लिए। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तब वो स्टेबल नहीं होगी, रिच नहीं होगी। रिच होने के लिए इधर 8 डालनी है, ठीक है। उसके बाद हम n इक्वल 3 डालेंगे, वो डाल के हमको मिलेगा 18। ये 3 नंबर वाले आप देख रहे हो, इधर आपको 18 होना, इसकी कैपेसिटी 18 है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इधर घूम सकते हैं, 18। और एक बात है, जो मैंने इधर 2 डाली हुई है ना, ऐसी कोई बात नहीं, आप इधर इधर भी डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे डालने से दिखने में अच्छी लगती है ना, डायग्राम अच्छी होती है, इसीलिए डाल रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, इधर भी डाल सकते हो, एक साथ ही इधर इधर भी डाल सकते हो, लेकिन डायग्राम दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब 18 डालनी है, इधर 18 की कैपेसिटी है, 18 होने से वो रिच होगा। लेकिन जैसे हम लोग ना 10 करोड़ टारगेट करेंगे, नहीं हुआ तो 1 करोड़ की ट्राई करेंगे। इसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन अगर ना हो भी तब भी चलेगी, लेकिन उसके बाद मिनिमम 8 तो होनी चाहिए। ज़्यादा 18 है, मैक्सिमम 18 की लिमिट है, 18 होने से मतलब वो अमीर है। अगर 18 नहीं भी है, 8 होने से भी चलेगी, इधर इधर इधर, लेकिन 8 होने से भी चलेगी, समझ। उसके सिवाय अगर बाकी है, मतलब 17 16 15 14 7 9 7, बाकी नंबर होने से वो रिच नहीं होगी। कम 8 होनी चाहिए, ज़्यादा 18 होनी चाहिए,
या तो 8 या तो 18, उसके सिवाय बाकी नहीं। बाकी होने से, और 18 से ज़्यादा तो आप डाल भी नहीं पाओगे इधर, क्योंकि 18 मैक्सिमम लिमिट है। समझ रहे हो ना? तो ये हो गई रीच होने की कंडीशन। अगर कोई इस कंडीशन को फिलअप करेगा तो वो स्टेबल है, अगर कोई फिलअप नहीं करेगा तो वो स्टेबल नहीं है। और एक बात है, इधर आप देख सकते हो, सबसे बाहर वाली जो होगी, हम इलेक्ट्रॉन को डालते डालते जाएंगे। सपोज मुझे ऐसी मिल गई ना, तो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे एक हो या दो हो, ये हो गई ना। सबसे बाहर वाले इस रास्ते को हम इसको सेल ऑर्बिट कहते हैं ना, इस सेल कहते हैं, सेल और ऑर्बिट कहते हैं ना इसको, सेल। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। सबसे बाहर वाली सेल को, सबसे बाहर वाली सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल। और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाली जो सेल होगी उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इधर आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, एक है, बाहर है। ओके, और एक बात हो गई, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की ना, इस डायग्राम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। और ऐसे अगर आप ऐसे ना लिख के, अगर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप। पहले सेल में कितनी, 2, उसके बाद एक डॉट दीजिएगा, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है। उसके बाद कितनी है, 8, फिर डॉट, उसके बाद कितनी है, 1। ऐसे अगर लिखोगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखोगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ड्रॉ करोगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। अगर सबसे बाहर वाला जो सेल है उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारी बातें क्लियर हो गई है, सारी बातें। अब ये रीच होने की, मैंने जो बोला, रीच होने के लिए कौन सी होनी चाहिए, इधर 2, पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में मैक्सिमम 18, ना हो तो 8 भी चलेगी, फोर्थ वाले में 32, ना हो तो 18 भी चलेगी, ना हो तो 8 भी चलेगी, मतलब मिनिमम 8 है। उसके बाद भी ऐसे बढ़ती जाएगी लेकिन मिनिमम 8 ही रहेगी। ऐसे होने से वो रिच होगा, वरना नहीं होगा। और देखते हैं वो जो पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला था ना, लास्ट वाले, उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हो। तो पहले वाले आप देख सकते हो, तो हीलियम 2 लिखी हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सेल में मैक्सिमम कितनी देनी है, 2 देनी है, तो 2 दे दिया। अब रह गई कुछ नहीं, तो इसलिए ऑर्बिट भी नहीं, मतलब एक ही ऑर्बिट है। एक ही ऑर्बिट होने से, एक ऑर्बिट में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसके बाद 2 है, तो वो रिच, स्टेबल। 2 नंबर में आप देखिए नियॉन है, तो नियॉन के पास एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले जो ऑर्बिट है उसमें कितनी देनी है हमको, 2 मैक्सिमम, तो 2 दे दी, तो कितनी रह गई, 8। सेकंड वाले में कितनी देनी है, 8 देनी है। कितने हैं हमारे पास, 8 ही है, तो जितनी है हम दे दिए हमने। तो अभी कुछ बची क्या, नहीं। तो 2 ऑर्बिट हो गई हम लोग की, एक में 2, एक में 8, मतलब जो बोर वाले ने बोला था उस कंडीशन में फिलअप हो गई है, तो वो रिच है, वो नियॉन रिच। लेकिन हीलियम में एक ही ऑर्बिट थी, इधर 2 ऑर्बिट हो गई है। उसके बाद आप आर्गन में देखोगे ना, 3 ऑर्बिट मिलेगी आपको, लेकिन इधर भी वही मिलेगी, मतलब बोर वाले के स्कीम के मुताबिक मिलेगी आपको, 2, 8, 18, या 8, 8, 8 भी होगी, 2, 8, 8 ऐसे भी होगी ना, ऐसे भी होगी, आपको यही मिलेगी। उसके बाद मतलब ये इधर देखो, अगर 2 है तो एक ही ऑर्बिट, अगर 2.8 है मतलब 2 ऑर्बिट, 8.8 है तो 3 ऑर्बिट। जितनी भी ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, जितनी भी रास्ते बढ़ेंगे ना, तो उस एटम्स की साइज भी बढ़ती जाएगी। अब ऊपर हीलियम देख रहे हो, उसके बाद एक ही ऑर्बिट है,
उसके बाद आप नियॉन देख रहे हो, उसके बाद 2, उसके बाद आर्गन देख रहे हो, उसके बाद 3, मतलब ऊपर से नीचे आओगे ना तो ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। लेकिन ऑर्बिट बढ़ती है मतलब क्या, उसकी साइज बढ़ती है, एटॉम की साइज, तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। तो इन सब है वो अमीर लोग। अब गरीब लोग तो बाकी जितने भी हैं उन लोग के पास ये कन्फिगरेशन नहीं होती है। और एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम को आपको मिलेगी पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर, मतलब इसकी प्रोटॉन कितनी है, 11। तो प्रोटॉन हो गई 11, मतलब एक प्रोटॉन की एक पॉजिटिव होती है तो 11 प्रोटॉन्स की 11 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, जितने प्रोटॉन्स इतने, एक इलेक्ट्रॉन की एक नेगेटिव तो 11 इलेक्ट्रॉन के 11 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितनी हो गई उसकी, एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करती है तो 11 प्लस 11 माइनस को कैंसिल करेगी तो टोटल चार्ज 0। खुशी 11 और गम भी 11, तो लाइफ बैलेंस। लेकिन 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 स्टेबल मतलब वो क्या लाइफ में स्टेबल है, अमीर है, नो, वो स्टेबल नहीं है। अब देखते हैं क्यों नहीं है। इधर 11 है ना, हम पहले देखिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो रह गई 9, 9 में नेक्स्ट में देनी है 8 अमीर होने के लिए, तो 8 दे दी हमने। 8 के बाद 9 नहीं डाल सकते इधर, इसकी लास्ट लिमिट 8 ही है, तो एक रह गई, एक के लिए एक और एक ऑर्बिट हमको देनी है। देखिए तो ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम अगर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 है ना। तो अभी क्या इधर और कितनी होनी चाहिए, और 17 होनी चाहिए। ओके 17 नहीं तो और कितनी, मैंने बोला था 8 होने से भी चलती है, तो और कितनी चाहिए, और 7 चाहिए इसको। कोई कहाँ कहीं से 7 लानी है, या तो एक किसी को देनी है। देखिए ये अगर किसी को दे दिया जाए, सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो क्या होगा, ये दे देने से ये गायब हो जाएगा ना। देखिए ये ऑर्बिट ही गायब हो जाएगी। अब देखिए ये देखने में कैसी हो गई, 2 ऑर्बिट्स है, एक में 2 एक में 8, 2 अमीर होने की कंडीशन थी ना, वही हो गई ना, रिच हो गई ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता सोडियम तो भी रिच होता, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी को लेना, ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, वो हम जानेंगे मेरे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, ये देखिए इधर एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा अमीरी होने के लिए, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। मैं बोल चुका हूँ 7 इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। मैंने बोला था ना बहुत सारे बेल अगर आप एक ही खंबे में बांधोगे वो खंबा उसको संभल नहीं पाएगा। तो इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन अगर लाओगे कैसे, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन को, उन लोग इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे को पसंद नहीं करते, रिपल्सिव फोर्स, उन लोग धकेलेंगे मत आओ, तो इन लोग धकेलेंगे मत आओ और आप लेके आओगे, तो आपको बहुत सारे फोर्स चाहिए इन लोग को लाने के लिए। और किसी तरह से आपने ला भी लिया इधर 7 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस उन बाकी 7 बेलों को एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन को इधर होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लाना मुश्किल है, नामुमकिन। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ये दूर है ना, ये बहुत दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी को दे हम सकते हैं। मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लाना तो पॉसिबल नहीं होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करेगा वो रिच होने के लिए। तो सोडियम का वैलेंसी हो गई 1, इसको बोलते हैं वैलेंसी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से वो अमीर होगा, स्टेबल होगा, उस नंबर को कहते हैं वैलेंसी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने से होगा ना, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी 1। अभी हम देखते हैं क्लोरीन को। अभी हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 17, आप देख सकते हो, मतलब इसकी प्रोटॉन है 17।
एक प्रोटॉन मतलब एक प्लस, 17 प्रोटॉन 17 प्लस, इलेक्ट्रॉन हो गई इक्वल मतलब 17, एक इलेक्ट्रॉन की एक माइनस तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 माइनस, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे तो टोटल चार्ज 0। खुशियाँ 17, गम भी 17, लाइफ बैलेंस। लेकिन अमीर नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है। अभी आपको हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे ना, उसको हम बांटते हैं बोर बारे के हिसाब से। पहले हम 2 देनी है, हमको 2 दे दिया हमने, इधर 2 तो रह गई 15 2 देने के बाद। नेक्स्ट में देनी है 8 तो दे दी, हमारे पास थी 15, अब 8 चली गई, रह गई कितनी 7। नेक्स्ट में होनी चाहिए या तो 18 या तो 8, लेकिन हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 7। ये देखिए 7, मतलब 8 हो, अगर 8 होती तो ये रिच हो जाता, लेकिन 8 नहीं है, मतलब ये इसको और एक चाहिए। नहीं तो ये सारे सातों अगर किसी को दे दिया जाए तभी ये रिच होगी। लेकिन वही में फिर बात वही होगी, 7 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से 1 इलेक्ट्रॉन लाना या 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाए, मतलब जैसे आपके घर में, लेट अस सपोज आपके घर में आप लोग 3 हैं, ठीक है, आप, आपकी भाई और आपकी बहन। तो आपकी भाई गार्डन में खेल रहा है, आप लोग बाहर बरामदे में बैठे हो, मम्मी पापा किचन में है। तो अब कौन सबसे, आप अगर कोई बाहर चाना वाला आ गया तो कौन इजीली जा, मम्मी तो डांटेगी पापा भी डांटेंगे, तो कौन इजीली उस चाने वाले के साथ जा सकता है, तो बाहर है मतलब गार्डन में है, कौन है, भाई। लेकिन आप लोग नहीं दे पाओगे। अगर तीनों अगर आप चले गए ना, एक चले गए तो कोई बात नहीं, अगर तीनों चले गए तो मम्मी पापा को मालूम हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इस न्यूक्लियस के देखिए आप, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1-2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या आप निकल सकते हो 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर से, बांध के रखी हुई है, 5-6 बेल बन के रखी हुई है, 1-2 बेल आप चुरा के ले जाओ इतनी वो नहीं होगी। लेकिन सातों बेलों के अगर आप ले जाओ तो मुश्किल है बहुत। तो ये सातों इलेक्ट्रॉन आप किसी को देना वो मुश्किल हो जाएगी बहुत, क्योंकि न्यूक्लियस से सातों को निकालना, 7 रस्सी है, 7 रस्सी को काट के ले जाना इतना आसान नहीं होगा। 1-2 रस्सी काट के आप ले जा सकते हो, तो सातों रस्सी को काट के ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना इसके लिए, क्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक बेल ज़्यादा होने से इस खंभे को फर्क नहीं पड़ेगी, तो 1-2 बेल, 1-2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से आप ला सकते हो। इसके लिए वही इसके लिए सबसे अच्छी है रिच होने के लिए। 2 रास्ते रिच होने के लिए, या तो किसी कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, और या तो ये सातों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। तो क्या करेगा क्लोरीन, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सोडियम ने क्या किया था, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, और ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो इसकी भी वैलेंसी एक ही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, ये बाहर की सेल को हम करते हैं वैलेंस सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। कितने इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से वो अमीर होने की चांस है। अब ये तो दे नहीं सकता, मैं बोल रहा था सातों इलेक्ट्रॉन को आप इधर से ला नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ला सकते हो ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लाने से लेने से वो रिच होगा, तो इसकी वैलेंसी भी एक ही है। सोडियम की भी वैलेंसी एक ही थी, लेकिन वो देना चाह रहा था और ये लेना चाह रहा है रिच होने के लिए। तो इसी बात को हम डिटेल में समझेंगे, हमारी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की लास्ट एपिसोड होगी वो। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होने वाली है। उसके बाद हम डिटेल में क्लास 9 एंड 10 के चैप्टर वाइज समझाएंगे, तभी आपको मालूम होगी कि कितनी आसान है केमिस्ट्री। इसके लिए आप देखते रहिए मेरी चैनल, और अगर आपको सही से कुछ फ़ायदे हो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी और हौसला मिले और मैं आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो बनाऊँ क्लासेस की। और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसी लगी आपको, कुछ अगर सुधार ज़रूरी है एडवाइस भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।